So next segment of chemical bonding will start comparison of bond parameters. Bond parameters का मतलब we are going to compare bond length, bond strength and bond angle. तो उसके पहले कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो आपको वन बाय वन नोट करने। तो सबसे पहले लिखो बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, फर्स्ट डे आपको सिखाया था। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसके बाद के पॉइंट में नोट करना है परसेंटेज एस कैरेक्टर से। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर में बताया था कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रॉन उतना क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, और इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज टू न्यूक्लियस होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी एस कैरेक्टर को रिलेट करेंगे तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस आ रहा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती जा रही है। सो मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड देन अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री एंगल होता है, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। तो अकॉर्डिंगली एस कैरेक्टर से बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे। और लास्ट पैरामीटर लिखना है बॉन्ड ऑर्डर में, ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। अदरवाइज हमने जितने भी केसेस पढ़े उसमें हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर 3 तक पढ़ा है, बट CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। इसके बाद देखो अगर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कभी कंपेयर करनी पड़ती है तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको थर्मोकेमिस्ट्री में डेटा बताया था, दिस इज द टेबल आई हैव कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, थर्मोकेमिस्ट्री वाले सेगमेंट से या थर्मोडायनेमिक्स वाले सेक्शन से। तो उसमें देखो अलग अलग बॉन्ड्स की एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या मीन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है। इसको कंपेयर करने के लिए मॉलिक्यूल्स के केस में तो हम लोग बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कर पाते हैं, बट अगर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना होगा तो ये टेक्निकल सवाल होता है जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से ही सॉल्व होता है। तो जब तक आपको उसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम होगा आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द डेटा अवेलेबल, बट इसमें सब याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने इंपॉर्टेंट वाले डेटा को थोड़ा मार्क किया हुआ है नीचे, तो देखते चलेंगे। जो मतलब बहुत हायर एनर्जी के बॉन्ड्स हैं उनके बारे में लिखवा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लो सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी में HF बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है 569 किलो जूल पर मोल के रेंज से। देन सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड, फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। अगर आप डेटा देखना चाहते हो तो ऊपर वाली टेबल से डेटा मैच कराते जाओ। ठीक है। देन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन हाइड्रोजन फ्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड लगभग बराबर स्ट्रेंथ होता है। एंड देन सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड। तो अगर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कभी भी कंपेयर करना होगा तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना पॉसिबल होता है, बट अगर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी किसी भी सिस्टम में पूछी जाएगी तो जब तक आपको डेटा का आइडिया नहीं होगा आप आंसर नहीं बता सकते। तो इसलिए कम से कम आपको इतने केस ठीक से लर्न करने हैं। ऑल्दो पूरी टेबल है, बहुत सारे ऑर्डर पूछे जाते हैं, अगर आपको लर्न करने वाले डेटा से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो जेन्युइनली आपको क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि इसमें गैस वर्क काम नहीं करेगा या कोई भी रूल या ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट केस में अगर मल्टीपल बॉन्ड एंथैल्पी कंपेयर करेंगे तो एक चीज तो याद रखनी है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी। किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर आप ये कंपेयर करोगे दैट इज ऑलवेज ट्रू। मतलब जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, एन सिंगल बॉन्ड एन कंपेयर करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। बट अगर ट्रिपल बॉन्ड कंपेयर करोगे और डबल बॉन्ड कंपेयर करोगे तो ये दो ऑर्डर याद रखने हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड हो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड एन उसके बाद, देन सी ट्रिपल बॉन्ड एन, देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। सिमिलर डेटा से ऊपर जो मैंने टेबल दिखाई अभी जहाँ पे मीन बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए, वहीं से हमने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डेटा देख के डिसाइड करा। तो सी ट्रिपल बॉन्ड हो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, देन एन ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। डबल बॉन्ड में कंपेयर करेंगे तो सी डबल बॉन्ड हो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, देन सी डबल बॉन्ड एन, देन सी डबल बॉन्ड सी, ओ डबल बॉन्ड हो एंड एन डबल बॉन्ड एन। ये दोनों ऑर्डर याद रखने हैं। अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि सी डबल बॉन्डों की इंथैल्पी बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रोटोमर्स में कीटो फॉर्म बहुत स्टेबल होती है। ये फैक्ट अभी आप लोग पढ़ोगे थोड़े दिन आगे चल के, इसलिए इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। इसके बाद देखो सीधे क्वेश्चंस के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो जो मैंने ऊपर डेटा लिखा है उन्हीं के बेसिस पे ये 4-5 क्वेश्चंस हैं। एक बार इनको सॉल्व करके देख लीजिए तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, कंपेयर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग, और ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन के साथ चेक करी हुई है, तो ये आपको याद करने में हेल्प रहेगी। इस सीक्वेंस को डायरेक्टली याद कर लोगे तो काम बनेगा। इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन फ्लोरीन, देन कार्बन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन ब्रोमीन। आप ऊपर वाले डेटा से चेक कर सकते हो, तो आपको सीधे याद हो जाएगा फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन, सॉरी फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लोरीन कार्बन नाइट्रोजन और ब्रोमीन। ये ऑर्डर है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की एनर्जी का।
तो इससे आपको आसानी से याद रहेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। तो ये एक तरह का ऑर्डर आप कभी भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है। तो एक बात तो सबको याद कर लेनी है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, देन सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड, देन फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड एंड देन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ हो गई। उसके बाद देखो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर, देन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, देन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंड देन फाइनली ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में आपको डायरेक्ट सिखाया है, ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी हमेशा सबसे ज़्यादा, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन सेम थिंग नाइट्रोजन के केस में भी अप्लाई होगा। ये यूनिवर्सल रूल है। तो डी और ई पार्ट आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी डबल बॉन्ड से ज़्यादा, डबल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल बॉन्ड से हमेशा ज़्यादा आएगी। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट काम करने शुरू करेंगे जो मैंने सबसे पहले लिखा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर से कंपैरिजन, एस कैरेक्टर से कंपैरिजन, वो अब सब काम करेंगे क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स है। तो द क्वेश्चन इज कंपेयर सीसी एंड सीएच बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग। तो आपको उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ चाहो तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर हो गया तो बॉन्ड लेंथ जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो राइट आउट द क्वेश्चन, कंपेयर सीसी एंड सीएच बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग। ये मॉलिक्यूल्स है आपके पास। तो अब देखो अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखो कार्बन का sp हाइब्रिडाइज है, तो ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। अगले वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। इसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो देखो रेजोनेंस लिखेंगे। ऑल्दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट रेजोनेंस की वजह से आप बता सकते हो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, क्योंकि एक जगह पे एक बार डबल बॉन्ड है और एक बार सिंगल बॉन्ड है, तो इफेक्टिव बॉन्ड कैसा बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है यानी सिंगल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड से ज़्यादा, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड से ज़्यादा, पार्शियल डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ए का हो जाएगा, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी। ये समझ आ रहा है कैसे? और बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करेंगे तो एस कैरेक्टर से चेक कर लो। पहले वाले केस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है sp और s की ओवरलैपिंग से, दूसरे वाले में sp2 और s की ओवरलैपिंग से, तीसरे वाले में sp2 और s की ओवरलैपिंग हो रही है बट sp2 करेक्टर कम है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, और तीसरे वाले में sp3 और s के करेक्टर से। तो जब s करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो यहाँ पे भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया बात? पहले तो सर बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला हमने ऑर्डर से बताइए। कंपेयर कर दिया, बाद में एस कैरेक्टर से कंपेयर कर दिया। पहला वाला बॉन्ड चेक करोगे तो ये sp और s की ओवरलैपिंग से बन रहा है, दूसरा वाला sp2 और s की ओवरलैपिंग से बन रहा है। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है यानी कि प्रॉपर s करेक्टर थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू sp2, और लास्ट वाले में sp3 और s की ओवरलैपिंग से तो बॉन्ड और वीक हो जाएगा। तो ये आपका कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में CO बॉन्ड एनर्जी और OP बॉन्ड एनर्जी आप लगभग बराबर भी लिख सकते हो, तो यार 351 किलो जूल पर मोल की रेंज होती है। अगर ग्रेटर भी लिख दोगे तो कोई बहुत अंतर नहीं है क्योंकि क्लोजेस्ट वैल्यूज होती है, अदरवाइज बेटर रहेगा इक्वल लिख लो। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कंपेयर CO बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग। हमारे पास CO प्लस है, CO है, CO2, CO3 2 माइनस एंड CH3 O माइनस। इनमें सब में हमको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो देखो सबसे सिंपल तरीका, बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करो। सबसे पहले आपको मैंने CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर याद करवाया, दैट इज 3.5, तो डायरेक्ट मालूम है आपको। इसके बाद CO के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, CO2 में डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। कार्बोनेट आयन में देखो रेजोनेंस होता है, तो कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस है तो आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था। एक बॉन्ड तो सब जगह है और एक पाई बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1+1/3 यानी 4/3। और CH3O माइनस में सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अब सबके बॉन्ड ऑर्डर लिख डालो पहले फटाफट। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5, ये मैंने बोला था याद कर लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार आता है जे एडवांस लेवल पे स्पेशली इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। CO का बॉन्ड ऑर्डर 3, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, CO3 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 4/3, CH3O माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 1। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ अपने आप कम हो जाएगी, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। एक बार देख लो ध्यान से, जिनका ये कंप्लीट हो जाएगा वो इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ओ बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है। ठीक है,
समझ आएगा कम से पहले बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करना है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो उसके बेसिस पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें आपको ओ ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है O2 PtF6 में, ऑक्सीजन में, KO2 में और H2O2 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमने पहले O2 PtF6 लिखा, तो उसको जरा आयोनाइज करके लिखेंगे तो O2 प्लस PtF6 माइनस बनेगा। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर लिख लो, क्योंकि हमें ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2, KO2 में लिखेंगे तो K प्लस O2 माइनस लिखेंगे तो ये सुपर ऑक्साइड आयन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। और H2O2 लिखेंगे तो पर ऑक्साइड आयन है, तो O2 2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर लिखा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर O2, फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस। और बॉन्ड लेंथ लिखेंगे तो एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। देखो ध्यान से एक बार, उनको बॉन्ड ऑर्डर याद नहीं आ रहा, वो पीछे वाले लेक्चर पे जाओ, पिछले लेक्चर में हमने सब बॉन्ड ऑर्डर निकालने सिखाए थे। ये देखो सबसे पहले O2 चेक करो, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। तो देखो O2 प्लस करवाया था, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। उसके बाद देखो O2 माइनस लिखा हुआ है नीचे, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। फिर O2 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर 1। O2 माइनस के बारे में बताया था, ये सुपर ऑक्साइड आयन होता है, और O2 2 माइनस जो है पर ऑक्साइड आयन होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर एकदम बढ़िया से याद रखे जाते हैं, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो हमने इस ऑर्डर को यूज़ किया और फटाफट बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर दी ओ बॉन्ड की। इनका क्लियर हो जाएगा, वो अगला सवाल लिखेंगे। फिर से ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है O2 प्लस में, O2 में, ओजोन में और O2 2 माइनस में। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए। तो देखो फिर से अगर हमने O2 प्लस लिखा तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। ओजोन के अंदर देखो, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको याद होगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। बनाऊं या याद आ गया सीधे? याद है। ओजोन का आ रेजोनेटिव गया। जब बनाते हैं तो ओजोन के अंदर आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। यहाँ पे देखो साइड में बना दे रहा हूँ, ओजोन के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग प्लस माइनस चार्जेस के साथ लिखते हैं, और इसका रेजोनेंस लिखते हैं तो ऐसे आता है, एक बार डबल बॉन्ड होता है इधर, और एक बार सिंगल बॉन्ड होता है। याद आ रहा कॉन्सेप्ट? प्लस यहाँ होता पे है। माइनस, फिर इसका एक रेजोनेंस लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब डबल बॉन्ड से वीक हुआ और सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर हुआ। और O2 2 माइनस देखेंगे तो ये परऑक्साइड आयन है, परऑक्साइड आयन में सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बना जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा O2 प्लस हुआ, फिर O2 हुआ, फिर O3 हुआ, लास्ट में O2 2 माइनस हुआ। जिसकी लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई उसके लिए बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हो गया। देखो एक बार ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें मैं देखो बॉन्ड, जिन जिन बॉन्ड को कंपेयर करना है मैंने उनको मार्क किया हुआ है ABCDEF। तो देखो सबसे पहले जरा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे। तो पहला कंपाउंड CH3CO प्लस में ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आएगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो। और आपको बताया था इन दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। तो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसमें ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा और ट्रिपल बॉन्ड से वीक होगा, क्योंकि एक्चुअल का करेक्टर कैसा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में। और इसके बाद अगला वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका रेजोनेंस लिखेंगे। तो पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दूसरे वाले से ज़्यादा स्टेबल है, पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दूसरे से ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो जो ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर स्टेबल होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो अगर फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर एक्चुअल हाइब्रिड में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो जो मैंने मार्क करा है वो डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा कैरी कर रहा होगा, और दूसरी वाले साइड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड का करेक्टर यहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब डबल बॉन्ड का करेक्टर ज़्यादा रहेगा बी वाली लोकेशन पे, और डबल बॉन्ड का करेक्टर कम रहेगा सी वाली लोकेशन पे। और डबल बॉन्ड का जो करेक्टर है वो बी में डबल बॉन्ड से थोड़ा कम होगा और सी में सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम तीसरा मॉलिक्यूल चेक करेंगे तो उसमें देखो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग है, यानी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटिंग होंगे।
तो दोनों जगह डबल बॉन्ड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। मतलब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के एग्जैक्ट बीच वाली स्टेट होगी, ठीक है। और CH3OH चेक करेंगे तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है ही। तो अब देखो, अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करना शुरू करेंगे तो सबसे वीक बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड हो गया, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डबल बॉन्ड से जो ज्यादा वाला है वो हो गया। ए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, तो ए तो पता चल गया सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और एफ सबसे वीक बॉन्ड है, ये कंफर्म पता चल गया आपको। अब जरा BCDE में ध्यान से चेक करना शुरू करो, तो बी का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड करेक्टर कैरी कर रहा है, तो वो डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड जिसमें कैरी हो रहा है उससे तो कम होगा, लेकिन डी वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि डी वाला बॉन्ड 1.5 बॉन्ड है, और बी जो है वो 1.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड का करेक्टर ज्यादा है। और डी और ई जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल आइडेंटिकल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। और ई के अंदर 1.5 बॉन्ड है, और सी के अंदर 1 से तो ज्यादा है लेकिन 1.5 से कम होगा, तो ई से कम सी हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। ये समझ में आया? सर एक बार और बता दीजिए। बी सर के, एक बार और बता दीजिए। हाँ मैं अब थोड़ा वैल्यू से समझाता हूँ, ऑल्दो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट थोड़ा समझने के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। बी के पास डबल बॉन्ड था, सी के पास सिंगल बॉन्ड था। इस डबल बॉन्ड ने अपना थोड़ा कम किया, लेट से 0.2 कम कर दिया, और यहाँ +0.2 बढ़ा दिया, तो ये 1.2 बॉन्ड के बराबर का हो गया, ये 1.8 के बराबर का बॉन्ड हो गया। कितना समझ आया? डबल बॉन्ड ने अपना थोड़ा करेक्टर सिंगल बॉन्ड को दिया, बट एग्जैक्टली बराबर नहीं दिया, और यहाँ एग्जैक्टली बराबर दिया, तो ये दोनों 1.5 हो गए। तो 1.8 वाला बॉन्ड तो 1.5 से स्ट्रॉन्गर होगा, और 1.2 वाला बॉन्ड 1.5 से वीकर होगा। अब समझ आया? यस सर। और इन्हें Yes, इक्वली sir. कंट्रीब्यूट करा, तो डी और ई ने अगर इक्वल कंट्रीब्यूट करा तो डबल बॉन्ड ने अपना 0.5 सिंगल बॉन्ड को दिया, तो दोनों 1.5 हो गए। लेकिन बी और सी ने इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करा, क्योंकि बी ज्यादा स्टेबल वाला है, डबल बॉन्ड बी वाला जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, सी में जहाँ डबल बॉन्ड है वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, तो बी और सी इक्वल कंट्रीब्यूटिंग नहीं है। तो बी ने अपना थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर सी को ट्रांसफर किया, तो थोड़ा वो कुछ भी हो सकता है, 0.2 0.3 1.2 कुछ भी, तो वो वैल्यू 1.5 से तो ज्यादा ही रहेगी डेफिनेटली, और सी वाली वैल्यू 1.5 से कम रहेगी। तो अगर हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो ए बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद बी, डी और ई लगभग बराबर स्ट्रेंथ, सी उसके बाद, और एफ सबसे कम, क्योंकि एफ में सिंगल बॉन्ड है, और सी में सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो सी का बॉन्ड एफ से स्ट्रॉन्गर होगा। एक बार बॉन्ड स्ट्रेंथ सेट हो गई तो बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली अपोजिट लिख देंगे। तो बॉन्ड लेंथ देखो, एफ बॉन्ड की सबसे ज्यादा होगी, फिर सी, फिर डी, और ई बराबर होंगे, फिर ई से ज्यादा, सॉरी इनका लिख दिया बॉन्ड लेंथ दिख रहा है ना, तो एफ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, सॉरी एफ का बॉन्ड सबसे लॉन्गर होगा, तो एफ की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर डी और ई लगभग बराबर, और फिर ई बी से बड़ा, और बी जो है वो ए से बड़ा। ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। सर ए पार्ट बता दीजिए। ए पार्ट में तो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। आप दोनों रेजोनेंस देखो ना, ये वाला रेजोनेंस देखो और ये वाला रेजोनेंस देखो, तो उसका रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है ना, वो 1 से ज्यादा स्टेबल है, यानी कि करेक्टर ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा है, डबल बॉन्ड का कम है, तो डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई इसकी। और बी वाला डबल बॉन्ड से थोड़ा कम स्ट्रेंथ वाला है, तो ए की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करते टाइम बताया था, इसका सेकंड वाला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, यस सर। तो इस वजह से उसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर तो डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर ही होगा डेफिनेटली। चलो जिनका ये कंप्लीट हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो, कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इन नैप्थलीन, कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इन नैप्थलीन। मैंने दोनों बॉन्ड मार्क किए ए और बी, उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करके बतानी है। तो देखो नैप्थलीन के ए और बी बॉन्ड कंपेयर करने हैं हमें, तो हमने फिर से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब दो स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, एक में सिंगल बॉन्ड। जबकि दूसरी लोकेशन चेक करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 बार सिंगल बॉन्ड, 1 बार डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ? इसमें 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि बॉन्ड जो है वो ए बी से स्ट्रॉन्गर हो गया, तो बॉन्ड लेंथ अपने आप ए की बी से कम हो जानी है। समझ में आई बात? यस सर। यस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। नेफ्रीन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिख लो,
तो जहाँ लोकेशन बॉन्ड ए बना रखा है उस बॉन्ड ए में देखो 2 बार डबल बॉन्ड, 1 बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यानी करेक्टर डबल बॉन्ड से ज़्यादा क्लोज होगा। और जो बी वाला बॉन्ड है उसमें 1 बार डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो उसका मतलब उसका करेक्टर सिंगल बॉन्ड के ज़्यादा क्लोज होगा। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है? डबल बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ ए की ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी उसकी लेंथ अपने आप कम हो जाएगी। अब एक ट्रिकी सवाल है जो फैक्ट से सॉल्व होता है, ये याद रखना है क्योंकि ये सवाल जब भी सर हाँ बोलो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आते हैं, तो ये बात याद रखनी है। हैलोजेंस के केस में यानी F2Cl2 Br2 और I2 के केस में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आते। ये यूनिक क्वेश्चन है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ डायरेक्टली उल्टे नहीं आते, इसको जरा ध्यान से देखना पड़ता है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डेटा जो है एनसीईआरटी टेबल से डायरेक्टली कॉपी करके लिखा हुआ है। 12th में जो हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ ये डेटा मिलेगा। आप देखो सबसे पहले बॉन्ड डिस्टेंस देखेंगे तो F2 के लिए 143, Cl2 में 199, Br2 में 228, आयोडीन में 266। तो रूल से डायरेक्टली समझ में आ रहा है जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा है बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। तो बॉन्ड लेंथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड लेंथ F2 की सबसे कम, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, तो आप आसानी से कंपेयर कर लोगे। बट कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा नहीं है। अब आप बॉन्ड एनर्जी पे ध्यान दो, तो बॉन्ड एनर्जी देखो Cl2 की सबसे ज़्यादा है, फिर Br2 है, फिर F2 है और फिर I2 है। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इसीलिए ट्रिकी सवाल है। जब भी ये सवाल आएगा इसमें बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों एक साथ पूछे जाएंगे, तो अगर आपने एक सही लिखा तो दूसरा डेफिनेटली गलत कर दोगे, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो फिर ये सही नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो याद ही रखना पड़ता है। क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड से वीक होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसमें Cl2 है, फिर Br2 है, फिर F2 है, फिर I2 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन के अंदर जो लोन पेयर होते हैं वो बहुत पास होते हैं, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन बहुत इफेक्टिवली काम करता है और बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। तो मॉलिक्यूल दोनों क्लोरीन पास पास हैं इसलिए बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन पास पास होने की वजह से उनके लोन पेयर भी पास पास आ गए जो बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर देते हैं, तो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो बॉन्ड लेंथ भी कम है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है। तो ये ऐसे केस बहुत ही ट्रिकी होते हैं, ये ध्यान से याद रखना है। Cl2 Br2 F2 I2 में बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो Cl2 की सबसे ज़्यादा, फिर Br2, फिर F2, फिर I2 होती है, जबकि बॉन्ड लेंथ जो है वो क्लोरीन की सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होती है। आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है बट बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा नहीं है। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें PCl5 के लिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड का। तो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, मैंने बताया था कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है उसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा बता होता है, चुके हैं। तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। और जो एक्सियल बॉन्ड होता है उसमें एस कैरेक्टर कम होता है, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ कम होती है। तो अगर हम स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और लेंथ कंपेयर करेंगे तो एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी। रीज़न, क्योंकि PCl5 के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इस वजह से इक्वेटोरियल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है। लेकिन इसमें एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो अलग से याद रखना है, दैट इज PF5। PF5 के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हो जाते हैं क्योंकि फ्लोरीन अपना लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में डालता रहता है जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन आ जाता है। तो PF5 के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। PF5 को PCl5 की तरह मत डील करना क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। PCl5 के केस में एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से कम स्ट्रेंथ का होता है, बट PF5 के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कोई बहुत ट्रिकी सवाल पूछेगा तो पता होना चाहिए। इसके बाद देखो एक और सवाल सॉल्व करते हैं। अगले सवाल में आपको CH बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है गिवन मॉलिक्यूल्स के अंदर। CH4, CH3F, CH2F2 और CHF3 में। चलिए करें, मैंने जिन बॉन्ड की लेंथ कंपेयर करनी है, स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, मैंने उनको ABCD मार्क किया हुआ, आप उन्हीं को कंपेयर कर दीजिए। अब देखो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड कंपेयर करेंगे तो आप देखो सब पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। If you check hybridization in all the cases, you will find out that all the cases it is sp3 hybridization. बट ध्यान से देखो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मैंने आपको पेंस रूल के टाइम पे कॉन्सेप्ट सिखाया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाइज ऑर्बिटल ऑफ लेस एस कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्लोरीन लगा है तो उसने अगर एस कैरेक्टर कम लिया है तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन का एस कैरेक्टर बढ़ गया, क्योंकि टोटल एस कैरेक्टर तो फिक्स है। हर बॉन्ड के पास 25% एस कैरेक्टर गया,
लेकिन जब एक बॉन्ड ने 25% से कम लिया तो उसका मतलब बचे हुए बॉन्ड का 25% से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे दो बॉन्ड ऑर्बिट दो फ्लोरीन लगे हुए हैं, इन दोनों ने अपना एस कैरेक्टर 25% से कम करा, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन का एस कैरेक्टर और ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 3 क्लोरीन ने अपना एस कैरेक्टर 25% से कम करा, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन का एस कैरेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा हो गया। तो जो डी वाला बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, उसका एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, और ए वाला बॉन्ड जो है उसका एस कैरेक्टर सबसे कम है। अब जिस बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, और जिसमें एस कैरेक्टर कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा हो गया यहाँ पे? डी वाला। फिर कौन सा बॉन्ड हुआ? सी वाला। कौन सा बॉन्ड हुआ? पी। फिर कौन सा? ए। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई। बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली अपोजिट, ए बॉन्ड सबसे लंबा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। समझ में आया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाइज ऑर्बिटल ऑफ लेसर एस कैरेक्टर। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ाते जाओगे उन सब ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर कम होता जाएगा, तो इसका मतलब बचे हुए ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर बढ़ता हुआ जाएगा। तो जो डी वाला बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, उसमें एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, और एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और सबसे छोटा बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखेंगे। कंपेयर एन एन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इन N2 प्लस N2 और N2 माइनस। कंपेयर एन एन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इन N2 प्लस N2 और N2 माइनस। देखो यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, N2 प्लस के लिए 2.5 आएगा, और N2 माइनस में भी 2.5 आएगा। अब देखो इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। तो फिर इसमें कंपेयर करने का तरीका ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग होते हैं उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा काउंट करते हैं। यहाँ पे इसी रूल पे लिख लो अलग से रूल में। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, if bond order is same, then the one having lesser electrons in anti-bonding molecular orbital, lesser electrons in anti-bonding molecular orbital have stronger bond। तो ये एक तरीका होता है, अगर कभी भी ऐसे कंडीशन में फंसेंगे जहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम के केस में जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग ज़्यादा स्टेबल मान लेते हैं। So if the bond order is same, then the one having lesser electron in anti-bonding molecular orbital have stronger bond। अब देखो N2 माइनस में चेक करेंगे तो हमारे पास 2, सर 4 और 5 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, जबकि N2 प्लस में चेक करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में? 4। और N2 और N2 में से समझ ही पा रहा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गई। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो N2 सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया, फिर N2 प्लस और फिर N2 माइनस। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो N2 सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया, फिर N2 प्लस N2 माइनस। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो N2 सबसे छोटा बॉन्ड हो गया, फिर N2 प्लस N2 माइनस। रूल आपको बता दिया कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा कभी भी, तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन हो गए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी लेंथ अपने आप कम हो जाएगी। इसके बाद आप जरा बॉन्ड एंगल कंपेरिजन करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग। इन सबके आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने हैं। रूल्स आपके दिमाग में पता है बॉन्ड एंगल वाले। पहले हाइब्रिडाइजेशन से चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद VSEPR थ्योरी लगाएंगे, उसके बाद इंटरेंस चेक कर सकते हैं, एस कैरेक्टर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे। सारे एग्जांपल्स आप लिख लीजिए एक बार फटाफट, फिर हम लोग इनके आंसर चेक करते हैं। एक बार आप अपना ट्राई कर लीजिए। तो इफ वी कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स देन फर्स्ट केस में तो देखो सीधे हाइब्रिडाइजेशन से ही समझ आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट पार्ट में BeCl2, BCl3 और CCl4 के हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से ही बॉन्ड एंगल कंपेयर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट केस में BeCl2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp, BCl3 में sp2, CCl4 में sp3। तो sp के अंदर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो आसानी से कंपेयर किया जा सकता है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिखेंगे अगर हम लोग, तो CCl4 में बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, then BCl3 and then finally it is PeCl2। तो जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल कंपेयर हो सकता है वो सबसे सीधा क्वेश्चन होता है
डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बॉन्ड एंगल निकालो और कंपेयर कर दो। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो CO2, SO3 और XeO3 बोला गया है। तो मोर और लेस ये सवाल भी देखो हाइब्रिडाइजेशन से ही सॉल्व हो जाएगा, एक्सेप्ट द XeO3, क्योंकि उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑल्दो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंगल और कम होगा उससे। तो इस केस में अगर हम चाहें तो ऑल्दो स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो। तो CO2 के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, लीनियर स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो CO2 ये देखो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। SO3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आएगा। SO3 बनाएंगे तो देखो ये ऐसे ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी। XeO3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, एक्चुअली में 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर की वजह से। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे एक्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट तो नहीं लिख सकते, उससे तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट सर्टेनली 120 से कम होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिखेंगे तो बॉन्ड एंगल CO2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर SO3 का हो जाएगा, फिर XeO3 हो जाएगा। समझ आया? XeO3 के अंदर लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से भी कम हो जाएगा, बट हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि तो हमें तो 180 से लेस चेक करना है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जब एग्जैक्ट लिखना है लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, इसलिए एंगल और कम हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या सी पार्ट में देखो CH4, अमोनिया और वाटर पूछा गया, तो इन तीनों ही केस में ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो अब यहाँ पे हमें VSEPR थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के। तो यू कैन इजीली सी कि CH4 के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, और वाटर के अंदर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिखेंगे तो CH4 में तो एक्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा, क्योंकि सब बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। अमोनिया के केस में लोन पेयर रिपल्शन लगेगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड दिस बॉन्ड एंगल विल बी क्लोज टू 107 डिग्री। और वाटर के केस में लोन पेयर रिपल्शन लग रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, एंड दिस बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 104.5 डिग्री। में ऑल दो वैल्यूज़ के साथ भी आइडिया है। तो अगर आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, देन इट इज़ अमोनिया, एंड फाइनली इट इज़ वाटर। तो अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है और बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन से चेक किया जाता है, विच इज़ VSEPR थ्योरी। ठीक है। इसके बाद डी पार्ट चेक करेंगे, तो डी पार्ट में देखो वाटर, OF2, OCl2 पूछा गया है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होता है, देखो जैसे ही एलिमेंट सेकेंड पीरियड के बाद का आने लगता है तो वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पॉइंट लिख लीजिए पहले नोट बना के। इफ सराउंडिंग एलिमेंट is of third period or onwards, then due to its larger size, steric repulsion takes place. Hence bond angle is higher. Hence bond angle becomes higher. समझ आया कॉन्सेप्ट? तो अब देखो इस केस में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो देखो वाटर के पास भी 2 लोन पेयर है, क्लोरीन के वाले केस में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और क्लोरीन वाले केस में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो अब देखो क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट है, यहाँ पे साइज की वजह से मोर रिपल्शन ड्यू टू हायर साइज, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बचे हुए दोनों केस में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन
डिक्रीजेस क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, जबकि इसके केस में दोनों बॉन्ड पेयर ज़्यादा पास पहुंच गए, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शन केवल तभी देखने होते हैं जब साइज का फर्क ना हो, मतलब फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड एलिमेंट होंगे तब तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन देखना होता है। अगर थर्ड पीरियड या बल्कियर ग्रुप्स आ जाते हैं या जिनके साइज बहुत बड़े होते हैं, अगर ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं तो उनके साइज के रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं बचता है, तो बॉन्ड एंगल वहाँ पे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो जाता है। तो अगर यहाँ ऑर्डर लिखेंगे बॉन्ड एंगल का तो OCl2 का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा, फिर OF2 होगा, सॉरी देन OH2 होगा, या बेटर टू से H2O लिख लो, और फिर OF2 हो जाएगा। OF2 का बॉन्ड एंगल वाटर से कम आएगा और OCl2 का बॉन्ड एंगल वाटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्राउडेड रिपल्शन ज़्यादा लग रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, अच्छे से ध्यान रखना है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर टाइप है, NH3 NF3 NCl3, बिल्कुल सिमिलर लॉजिक से उसका भी इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो क्लोरीन आ रहा है तो उसका स्टेरिक रिपल्शन काउंट करेंगे, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो NH3 के पास एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है, NF3 में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 3 फ्लोरीन है, और NCl3 में भी सिमिलर सिचुएशन है। तो NCl3 के केस में क्लोरीन का साइज डोमिनेट करेगा, लार्ज साइज, तो उसका बॉन्ड एंगल हाईएस्ट आएगा। इसमें तो कभी ऐसे केस में तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन चेक ही नहीं करना होता है। तो ध्यान रखना, VSEPR थ्योरी से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जब भी चेक करेंगे तो केवल कभी चेक करेंगे जब सराउंडिंग एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का हो, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड का हो। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स के एलिमेंट होंगे तो साइज बड़ा होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा ही लगेगा, बॉन्ड एंगल हमेशा ज़्यादा आएगा। इस केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। तो फिर वही पुराना वाला केस लगेगा। पहले वाले केस में, अमोनिया के केस में बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ेगा रिलेटिव टू NF3, और NF3 के केस में बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसके लिए रिलेटिव रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल आएगा NCl3, NCl3 के बाद इट विल बी NH3, देन इट विल बी NF3, राइट। तो क्राउडिंग बढ़ेगी तो साइज बड़ा करते जाते हैं, और अगर क्राउड से फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शन देख के बॉन्ड एंगल डिसाइड किया जाता है। ओके, नाउ टू द F पार्ट। अब F पार्ट चेक करेंगे तो OF2 OCl2 और OBr2 है, तो फिर यहाँ पे साइज को देख सकते हो, Cl का साइज बड़ा है, Br का साइज और बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे साइजेस कंपेयर करें सबसे पहले, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन में स्टैरिक रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, तो मोर स्टैरिक रिपल्शन, और जब स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे, तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल आएगा OBr2 में, फिर OCl2 में, फिर OF2 में। वाटर लिखेंगे तो वाटर का बॉन्ड एंगल OF2 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे G। अब ये देखो थोड़ा ट्रिकी सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब G वाले पार्ट में पहुँचेंगे, देखो हम लोग, तो इसमें मैंने ऑलरेडी देखो θ1 θ2 θ3 मार्क कर रखा है, आपको θ1 θ2 θ3 कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखो कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है। आपको पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो ऑर्बिटल ऑफ मोर एस करेक्टर, ऑर्बिटल ऑफ लेस एस करेक्टर फॉलो करता है। यहाँ पे अमंग ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो ऑर्बिटल ऑफ मोर लेसर एस करेक्टर फॉलो करता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट occupy orbital of less s character, lesser s character। और s कैरेक्टर से आपको बताया था कि अगर s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, ये भी कॉन्सेप्ट यहीं पे ऐड कर लो। तो मोर s कैरेक्टर मोर बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले जो दोनों ऑक्सीजन वाले बॉन्ड हैं
वो दोनों ऑर्बिटल वो है जिनके एस कैरेक्टर कम है, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। थीटा 2 में एक का एस कैरेक्टर कम है और एक का एस कैरेक्टर ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल और ज़्यादा। और दोनों सीएल चेक कर रहे हैं तो दोनों सीएल वाले केस में दोनों ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनका एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया ना कि अगर कंपैरिजन करेंगे तो एसओ वाला जो बॉन्ड है हैव लेस एस कैरेक्टर देन एससीएल बॉन्ड। तो अगर दोनों एसओ बॉन्ड होंगे तो दोनों का एस कैरेक्टर कम है, यानी बॉन्ड एंगल सबसे कम। और एसओ और एससीएल बॉन्ड कंपेयर करेंगे तो एक का एस कैरेक्टर कम है, एक का ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल इंटरमीडिएट। और दोनों एससीएल बॉन्ड करेंगे तो उसका बॉन्ड एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है दोनों ऑर्बिटल्स का, तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर बनेगा थीटा 3 सबसे ज़्यादा हो गया, फिर थीटा 2, फिर थीटा 1। क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट पार्ट जिसमें हमने वाटर, मेथनॉल और मिथॉक्सी मीथेन के बॉन्ड एंगल कंपेयर करने। ऑल्दो देखो मैंने डायग्राम थोड़ा स्टैंडर्ड डेटा के साथ बना दिया है, अदरवाइज अगर उतना नहीं भी याद रखेंगे तो भी रूल से भी सॉल्व हो जाएगा। आप सबसे पहले ध्यान से देखो तो इन तीनों ही केस में जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 इन ईच केस, बिकॉज ऑल हैव 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन वाला केस सेम है, बट अगर ध्यान से देखोगे मैंने आपसे बोला था जैसे ही बल्कियर ग्रुप्स आएंगे तो उनकी स्टेरिक राउंडिंग काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो वाटर के केस में दोनों एच हैं, कम रिपल्शन। यहाँ पे देखो एक CH3 बड़ा सा ग्रुप और एक एच, थोड़ा ज़्यादा रिपल्शन। यहाँ पे देखो दोनों CH3 है तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन। तो अगर बल्कियर ग्रुप्स लगाते हैं तो उनके रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो तो वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कम हो रहा है, लोन पे रिपल्शन काम कर रहा है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपको याद होगा लगभग 104.5 डिग्री होता है। मेथनॉल के केस में देखो एक CH3 लगने की वजह से लोन पे के रिपल्शन उतना डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, बॉन्ड एंगल देखो 108.9 डिग्री पहुंच गया, विच इज क्लोज टू 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि मिथॉक्सी मीथेन में देखो बॉन्ड एंगल बढ़ गया 109 डिग्री 28 मिनट से, मतलब स्टैटिक रिपल्शन ने लोन पे रिपल्शन को भी वीक कर दिया। तो ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ आंसर लिखना है इसका तब तो क्लियरली पता है हमें CH3 OCH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, देन CH3OH का बॉन्ड एंगल, एंड फाइनली वाटर का बॉन्ड एंगल। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो मिथॉक्सी मीथेन है उसका बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एक्चुअल बॉन्ड एंगल से भी ज़्यादा हो गया। तो स्टैटिक रिपल्शन बॉन्ड एंगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है या ग्रुप का साइज बड़ा हो जाता है तो स्टैटिक रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन को हमेशा डोमिनेट करता है। तो ये चीज़ अलग से नोट बना के लिख लेना है। इन मिथॉक्सी मीथेन bond angle is greater than in methoxymethane bond angle is greater than 109 degree 28 minute। तो methoxymethane में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा हो गया, जो कि एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, एंड दिस इज ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन ऑफ 2 CH3 ग्रुप। इसका मतलब स्टेरिक रिपल्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन को डोमिनेट करेगा। तो ये चीज़ अलग से लिख लो। बल्कियर ग्रुप मतलब इनके साइज बड़े होते हैं। बल्कियर ग्रुप्स causes higher steric repulsion. Bulkier groups causes higher steric repulsion which dominates on electron pair repulsion, which dominates on electron pair repulsion, hence steric repulsion mostly decides order of bond angle। ध्यान रखना है बॉन्ड एंगल कंपेयर करते टाइम स्टेरिक रिपल्शन पे बहुत ध्यान देते हैं, जो कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में उतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं होता है, बट बॉन्ड एंगल के टाइम पे स्टेरिक रिपल्शन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आप ध्यान से देख सकते हो, इसलिए मैंने डेटा के साथ समझाया आपको। मिथॉक्सी मीथेन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि रिपल्शन ग्रुप का बड़ा लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन वहाँ इनसिग्निफिकेंट हो गया, लोन पे रिपल्शन लग भी रहा था, बट बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से भी ज़्यादा हो गया। लोन पे रिपल्शन को उतनी सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन तब तक काम करते हैं जब तक सराउंडिंग एलिमेंट छोटे होते हैं, यानी स्पेशली ग्रुप 1 और
पीरियड 1 और पीरियड 2 के एलिमेंट्स, बल्कि ग्रुप्स आने लगेंगे। तो अब यहाँ एलिमेंट नहीं है, पूरे पूरे ग्रुप आने लगे। CH3 इज अ ग्रुप, नाउ इट इज नॉट सिंगल एलिमेंट। तो अगर ग्रुप बड़े बड़े आने लगेंगे तो उनके रिपल्शन को डोमिनेंस देते हैं और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल सिग्निफिकेंटली राइज कर जाता है। तो ये आपके सारे बॉन्ड पैरामीटर्स कंपेयर करना मैंने सिखा दिया है। सारे एग्जाम्पल एक बार थॉरोली देख लीजिएगा। दैट इज मोर देन इनफ। थैंक यू।